Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5, expansion of Delhi Sultanate, the Khilji and the Tughlaq dynasty. बेटा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे दिल्ली सल्तनत और ज़्यादा एक्सपांड हुआ, मतलब दिल्ली सल्तनत का एरिया और ज़्यादा फैल गया। फिर हम लोग दो डायनेस्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, एक है खिलजी और दूसरी है तुगलक। फर्स्ट टॉपिक है एंड ऑफ मामलुक डायनेस्टी। बच्चा मामलुक डायनेस्टी को ही क्या कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी। ठीक है बात। तो जो मामलुक डायनेस्टी थी वो ख़त्म होती है 1290 सीई में। सीई बोले तो कॉमन एरा। 1290 कॉमन एरा में मामलुक डायनेस्टी हो चुकी थी ख़त्म। और फिर दिल्ली सल्तनत किसके पास आ जाएगा बच्चा? मामलुक डायनेस्टी जो अभी तक दिल्ली सल्तनत को संभाल रही थी, अब तो वो ख़त्म हो रही है, तो दिल्ली सल्तनत किसके पास आ जाएगा? खिलजी डायनेस्टी के पास आ जाएगा। ठीक है बात। खिलजी डायनेस्टी। तो बेटा जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के वो थे जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने थ्रोन को कैप्चर किया कब? 1290 में। जो लास्ट मामलुक डायनेस्टी के रूलर थे मामलुक डायनेस्टी के, उनसे 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने थ्रोन हासिल किया। ही वॉज माइल्ड पायस पर्सन। अब बेटा जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो माइल्ड भी थे, पायस भी थे। माइल्ड का मतलब होता है नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक हुई बात। और पायस का मतलब होता है डीप बिलीफ इन रिलीजियस, मतलब धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। तो क्या देखो, एक राजा है धर्म पे चल रहा है वो ठीक है, पर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो क्लियर हुई बात। देखो, ही वॉज माइल्ड। माइल्ड का मतलब क्या होता है? नॉट स्ट्रॉन्ग। पायस का मतलब क्या होता है? डीप बिलीफ इन रिलीजन। ठीक है, धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास था इनका। He not only forgave the rebellious nobles, जो नॉबल्स इसके अगेंस्ट में रिबेलियन करते, इसके विरोधी बन जाते है ना, उनको ये फॉरगिव कर देता, माफ़ कर देता। ठीक हुई बात। और माफ़ ही नहीं करता, उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी देता। तो यहाँ पर देखो, क्या एक राजा की ऐसी इमेज बननी चाहिए जैसी इनकी बन रही है जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी माइल्ड हैं, पायस हैं। माइल्ड बोले तो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा नहीं है, पाइस बोले तो डीप रिलीजियस बिलीफ रखते हैं, अपने जितने भी विरोधी होते हैं उनको माफ़ कर देते हैं, उनको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। तो इससे क्या हुआ? दीज लेड टू, ये इतनी इनकी जो कमज़ोरी थी इसकी वजह से लॉलेसनेस आ गई और बहुत सारे लोग रिवोल्ट करने लगे। रिवोल्ट करने के पहले उन लोगों को डर ही नहीं लगता, क्योंकि उन्हें तो लगता राजा हमें माफ़ कर देगा। इस बात का एडवांटेज लेते हुए जो जलालुद्दीन की जेन्योरिसिटी का एडवांटेज लेते हुए, ठीक है, इस बात का एडवांटेज लेते हुए, किस बात का एडवांटेज लेते हुए? जलालुद्दीन की जेन्योरिसिटी का, उसके अच्छेपन का फ़ायदा लेते हुए, इसका एक एम्बिशियस नेफ्यू था। ठीक है, बहुत ही शातिर आदमी था अलाउद्दीन, उसने इसका फ़ायदा उठाया। जलालुद्दीन की अच्छाई का फ़ायदा उठाते हुए उसका एक बहुत ही एम्बिशियस नेफ्यू था जिसका नाम था अलाउद्दीन। उसने ट्रेचसली मतलब नमक हराम, जैसे हम बोलते हैं ना, इसका बेसिक जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? नमक हराम। ठीक है बात। और इंग्लिश में इसको आप डिसलॉयल बोल सकते हो। ठीक हुई बात। तो अलाउद्दीन ने ट्रेचसली मर्डर कर दिया कि इसका, जलालुद्दीन का। ठीक हुई बात। ट्रेचसली मतलब क्या होता है? नमक हरामी करना, डिसलॉयल होना। ठीक है। अब देखो, आप अपने ही अंकल को मार दे रहे हो सिर्फ किसके लिए? क्राउन पाने के लिए, तो ये तो गलत बात है। पर जलालुद्दीन इतने अच्छे थे कि उनकी अच्छाई का फ़ायदा अलाउद्दीन ने उठाया, उन्हें मार दिया। अब बात आती है अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी तो थे ही बहुत शातिर, है ना। उन्होंने सारे नॉवेल्स को जीत लिया बाय ब्राइबिंग देम विथ रिच गिफ्ट। बड़े बड़े गिफ्ट दिए किसको? सारे नॉवेल्स को, मतलब कोर्ट में जो पर्सन रहते थे उनको, और उन सबको जीत लिया। जो जलालुद्दीन के सन थे, उसके जो ग्रैंड सन थे, वो ईदर ब्लाइंडेड और किल्ड, या तो उन्हें अंधा बना दिया या उन्हें मार दिया। और जितने भी ऑब्स्टिकल्स अलाउद्दीन के राजा बनने के रास्ते में आने वाले थे, उनके थ्रोन पाने के रास्ते में आने वाले थे, उन सब को रिमूव कर दिया। बात समझ में आई? देखो, जलालुद्दीन के बाद उसके बेटे या उसके पोते बनते राजा, पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आधों को अंधा बना दिया,
कुछ को मार दिया। तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है रुकावट, जितनी भी रुकावटें आने वाली थी उसके रास्ते में, उसके राजा बनने के रास्ते में, सबको ख़त्म कर दिया। ब्राइब करना मतलब रिश्वत देना है ना। अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और थ्रोन को असेंड कर लिया दिल्ली के। ऐसा कहा जाता है कि जो नॉवेल्स को उसने गिफ्ट दिए थे उनको अपीस करने के लिए, उनको मनाने के लिए, वो सारे वापस भी उसने ले लिए राजा बनने के बाद। ठीक है। हु हैड बिट्रेड जलालुद्दीन एंड हैड ऑल एक्सेप्ट 3 ब्लाइंडेड एंड किल्ड। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के सबको अंधा करके मार दिया। किसने? अलाउद्दीन ने। और जो गिफ्ट दिए थे वो सब भी वापस ले लिए। फिर अलाउद्दीन खिलजी एक ब्रिलियंट जनरल था, श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर भी था। श्रूड का मतलब होता है चालाक। तो वो ब्रिलियंट जनरल था, श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत ही चालाक था। ही ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द होल वर्ल्ड। और अलाउद्दीन का भी सपना था कि वो पूरे विश्व को जीत ले। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान टू बिल्ड एन एम्पायर। ये पहला टर्किश सुल्तान था जिसने एम्पायर को बनाया। कहाँ पर बनाया? इंडिया में। ठीक हुई बात। तो अलाउद्दीन पहला टर्किश सुल्तान था जिसने एम्पायर को मतलब इंडिया में बनाया। इसकी रीन में जब ये शासन कर रहा था, जब ये रूल कर रहा था, तो जो बाउंड्रीज थी दिल्ली सल्तनत की वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर गई, बहुत ज़्यादा फैल गई। विंध्य माउंटेन्स है, विंध्य पर्वत है, उसको क्रॉस कर गई, डेक्कन तक पहुंच गई। द सल्तनत रीच्ड न्यू हाइट्स ऑफ पावर एंड ग्लोरी। और जब अलाउद्दीन रूल कर रहे थे तो दिल्ली सल्तनत को न्यू हाइट मिली, न्यू पावर मिली, न्यू ग्लोरी मिली। मतलब जो दिल्ली सल्तनत अब तक नहीं थी, अलाउद्दीन के पहले नहीं थी, अब उससे भी बड़ी दिल्ली सल्तनत बना दी। किसने? अलाउद्दीन ने। एरिया को एक्सपांड किया, पावर को एक्सपांड किया, ग्लोरी को बढ़ा दिया। कॉन्क्वेस्ट, पहले गुजरात देखेंगे हम। अलाउद्दीन ने एक्सपेडिशन किया कहाँ पर? गुजरात में। अलाउद्दीन ने एक एक्सपेडिशन कहाँ भेजा बच्चा? गुजरात में। गुजरात को जीत लिया, पूरी तरह उसे एनेक्स कर लिया। मलिक काफूर एक स्लेव था, गुलाम था। स्लेव का मतलब क्या होता है बच्चा? गुलाम। उसे 1000 दिनार में खरीदा था। अब वो इवेंचुअली अच्छी पोजीशन में आएगा, है ना, और जनरल बन जाएगा अलाउद्दीन की आर्मी में। चलो, तो अलाउद्दीन ने एक एक्सपेडिशन कहाँ भी भेजा? गुजरात में भेजा। गुजरात को जीता, गुजरात को एनेक्स कर लिया गया। मलिक काफूर जो कि एक स्लेव थे, उन्हें 1000 दिनार देकर खरीदा गया था। अब वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में आएंगे और क्या बन जाएंगे? अलाउद्दीन की आर्मी में एक जनरल बन जाएंगे। फिर राजस्थान, अलाउद्दीन ने पहले कैप्चर किया रणथंबोर को, रणथंबोर के किलों को, है ना, रणथंबोर को जीता। फिर चित्तौड़ पे अटैक किया। चित्तौड़ क्या थी? मेवाड़ की कैपिटल थी। राजपूत ने फाइट की ब्रेवली, पर वो हार गए। ठीक है बात। तो अलाउद्दीन ने पहले जीता रणथंबोर का किला, फिर चित्तौड़ पे अटैक किया। चित्तौड़ क्या थी? कैपिटल थी मेवाड़ की। राजपूत लड़े अपनी साइड से, जितना अच्छा लड़ सकते थे लड़े, पर वो हार गए। जो औरतें थी उस टाइम में, मतलब जो वाइफ थी राजपूत रूलर्स की, उन्होंने जौहर कर लिया, अपने आप को आग में जला लिया। आप लोगों ने पद्मावती मूवी में देखा होगा ना, पद्मावत में, कि कैसे वो जौहर कर लेते हैं, वैसे ही इन लोगों ने भी जौहर कर लिया, मर गई। और दिस वॉज फॉलोड बाय द कैप्चर ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़। के बाद भी उसने मांडू, उज्जैन, धार, चंदेरी, मालवा, इन सबको भी जीत लिया। फिर 1305 में अलाउद्दीन मास्टर बन गया पूरे नॉर्थ इंडिया का। उसका जो कॉन्क्वेस्ट था मालवा का, उसने उसके दरवाजे साउथ की तरफ जाने के लिए भी छोड़ दिए। देखो, जहाँ मालवा जीता, मालवा के बाद फिर क्या? साउथ लग ही जाता है, वो नीचे की तरफ आ गया। देखो, अगर मैं बात करूँ, ये है इंडिया, ये मालवा जीता, यहाँ पर है मालवा, तो मालवा के बाद उसको क्या ही मिलेगा? साउथ मिलेगा, डेक्कन। अलाउद्दीन पहला टर्किश रूलर था जिसने एक्सपेडिशन कहाँ पर भी भेजा? डेक्कन में भेजा। डेक्कन में जो ट्रेन है वो थोड़ा सा रग्ड होता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है दिल्ली से, इसीलिए जो दिल्ली के पहले रूलर थे उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की डेक्कन को जीतने की, क्योंकि डेक्कन को जीतने जाते तो कहीं ना कहीं उनका दिल्ली का सिंहासन डोल जाता, मतलब दिल्ली में प्रॉब्लम्स होने लगती। दिल्ली और डेक्कन में काफ़ी दूरी है, आज की बात ही नहीं कि आज आपके पास फ्लाइट है, ट्रेन है, पहले तो प्रॉब्लम होती थी ना बेटा जाने आने में। तो जो अलाउद्दीन थे वो पहले टर्किश रूलर बने जिन्होंने एक्सपेडिशन डेक्कन में भी भेजा। जो रग्ड ट्रेन था, जो डिस्टेंस था दिल्ली से, उससे जो रूलर होते थे नॉर्थ इंडिया के, वो
डिस्करेज थे फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड द विंध्या अर्लियर, वो विंध्या के बियॉन्ड जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता था। डेक्कन पे जो ट्रेन था वो भी बहुत ज़्यादा रग्ड था, मतलब अनइवन था। तो जो डेक्कन एक्सपीडिशन था वर लेड बाय मलिक काफूर। डेक्कन को अलाउद्दीन के लिए जीतने का काम कौन कर रहे थे? मलिक काफूर। हु डिफीटेड द रूलर ऑफ देवगिरी, वरंगल, द्वार समुद्र। अब जो मलिक काफूर थे, किसके लिए? मलिक काफूर एक स्लेव थे, है ना, हमने पढ़ा, जिनको 1000 दिनार देके खरीदा था। अब वो किसके लिए लड़ रहे हैं? अलाउद्दीन के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने अलाउद्दीन के लिए किस किस को हरा दिया? देवगिरी के रूलर को, वरंगल के रूलर को, द्वार समुद्र के रूलर को। ही वॉज ऑल्सो अटैक्ड एंड प्लंडर्ड मदुराई इन द फार साउथ, और साउथ में मदुराई तक वो पहुंच गए थे, मदुराई को लूटा था उन्होंने। इसी तरीके से बेटा अलाउद्दीन वो पहले रूलर बन गए, पहले टर्किश रूलर बन गए जिन्होंने अपना प्रभाव इन्फ्लुएंस, है ना, कहाँ तक एक्सटेंड किया? साउथ। विंध्य तक तो लोग नॉर्मली नॉर्थ के राजा रहते ही थे, पर ये विंध्य को भी क्रॉस करके साउथ में गए और वहाँ पर भी अपने इन्फ्लुएंस को इन्होंने जमा दिया, रख दिया। ठीक है, मैं जमा दिया, रख दिया, क्या मतलब? फैलाया, प्रभाव वहाँ तक भी रख दिया। कहाँ था? साउथ। तो अलाउद्दीन फर्स्ट टर्किश रूलर बने जिन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा फैलाया। कहाँ तक फैलाया बच्चा? विंध्य के भी साउथ में। इनके डेक्कन कैंपेन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। इन्हें एनोरमा उस वेल्थ मिली, क्योंकि अब तक देखो साउथ को किसी ने लूटा नहीं था। तो साउथ में तो देखो नॉर्थ इतनी बार प्लंडर हुआ है, इतनी बार कि नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, फिर साउथ में बहुत कम लोग गए हैं उसको लूटने के लिए, उसको प्लंडर करने के लिए। तो जब इनके सक्सेसफुल एक्सपेडिशन हुए डेक्कन में, तो डेक्कन से इनको मिली एनोरमा उस वेल्थ, और पहले राजा थे जो डेक्कन को भी लूटे, तो प्रेस्टीज भी मिली, पावर भी मिली। इनकी प्रेस्टीज और पावर और ज़्यादा एनहेंस हो गई। एनहेंस हो जाना मतलब, अब हम देखेंगे डिड यू नो सेक्शन। डिड यू नो सेक्शन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चा वो आप सबको पता होगी, क्योंकि पद्मावत मूवी सब ने देखी है। हम सबको पता है ना, वो घूमर घूमर घूमे वाली जो दीपिका पादुकोण की मूवी थी। चलो अब फिर भी हम पढ़ ही लेते हैं। एक फेमस लीजेंड है अबाउट अलाउद्दीन खिलजी कि पद्मिनी जो राणा रतन सिंह की वाइफ थी, राणा रतन सिंह कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के। वो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत फेमस थी। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने उनके ग्लिम्स को देखा, काय में देखा? मिरर में। ठीक है, एक बार मिरर में रानी को देखने के बाद, पद्मिनी को देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इतना सम्मोहित हो गया, बिल्कुल उसका पूरा अटेंशन उनकी ब्यूटी पे ही चला गया। और कुछ लीजेंड का कहना ये है कि उसकी ब्यूटी के कारण ही, पद्मिनी की ब्यूटी के कारण ही उसकी बहुत पैशनेट डिज़ायर थी कि वो चित्तौड़ को इन्वेड करे। कब किया उसने चित्तौड़ को इन्वेड? 1303 में। और चित्तौड़ को सिर्फ जीतने की डिज़ायर नहीं थी, उसको चित्तौड़ में क्या चाहिए थी? रानी पद्मिनी चाहिए थी। रानी पद्मिनी की चाह में ही उसने चित्तौड़ को क्या किया? इन्वेड किया। पर रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन के पास आने से बेटर समझा जौहर करना, डेथ को अच्छा समझा, उन्होंने जौहर कमिट कर लिया। वो जितनी भी औरतें थी उस टाइम उस महल में, उन सब के साथ पद्मिनी ने जौहर कर लिया। अलाउद्दीन अटैक करते रहा, उसको लगा मैं जैसे ही ये गेट खुलेगा चित्तौड़ में पहुंचूंगा और पद्मिनी मुझे मिल जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, वो तो मर चुकी थी। अब हम डेक्कन पॉलिसी को समझेंगे। देखो बेटा, डेक्कन पॉलिसी जरा ध्यान से सुनना। आप अगर दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली यहाँ पर है, तो क्या आपको आसान लगता है कि आप साउथ को कंट्रोल कर पाओगे इजीली? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, है ना। तो चलो, इसीलिए इसी सोच के साथ अलाउद्दीन तो बहुत ही फार साइटेड था, बहुत ही दूरदर्शी था, दूर का देख के समझ जाता था, इंटेलिजेंट था, ब्रिलियंट था। तो उसको एक बात बहुत अच्छी से समझ में आ गई कि अगर मैं डेक्कन को डायरेक्टली कंट्रोल करूंगा तो ये असंभव हो जाएगा मेरे लिए कि उस इतने दूर वाले एरिया को मैं प्रॉपरली कंट्रोल कर पाऊँ। अलाउद्दीन डिड नॉट एनेक्स द डेक्कन आफ्टर कंकरिंग इट। जीत लिया, पर उसने एनेक्स कभी भी नहीं किया, पावर अपने हाथ में कभी भी नहीं लिया। जीत लिया, अपनी लॉर्डशिप मनवा ली, पर सीधे डायरेक्ट कंट्रोल उसको कभी भी नहीं किया। वो बहुत ही फार साइटेड था। उसने रियलाइज़ किया कि ये ईजी नहीं होगा कि दिल्ली में बैठे बैठे मैं उतनी दूर की प्रोविंस को हैंडल कर लूँ। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ से उसे वेल्थ मिल जाए, तो वो पूरा हो गया। वो जितनी वेल्थ वहाँ से ला सकता था उतनी वेल्थ ले आए थे एक बार लूट के। साथ ही साथ उसने
क्या भी किया बेटा, उसने कैलकुलेशन कर लिया था कि मुझे अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, वो सब बस इतना ही मुझे मिल जाए, कहाँ से, साउथ से, बहुत है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो रूलर्स थे डेक्कन के वर फोर्स्ड टू एक्नॉलेज द सुप्रीमेसी ऑफ सुल्तान। जो रूलर थे, देखो रूलर अभी तो कम से कम रूल कर रहे हैं, पर अगर सीधे डायरेक्ट कौन आ जाए, अलाउद्दीन वहाँ रूल करने वाले, तो रूलर्स की तो पावर खत्म हो जाएगी। तो रूलर भी समझदार, तो रूलर ने भी कहा कि ठीक है भैया, हम आपकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं, आपकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हम आपको एनुअल ट्रिब्यूट भी देने को रेडी हैं, पर आप हमें यहाँ पे राजा बने रहने दीजिए। समझ में आ गई बात। जैसे ये अलाउद्दीन है, अरे रे रे रे, ये अलाउद्दीन है और ये किंग्स हैं छोटे छोटे, तो इन किंग्स की किंगडम छिन जाती, पर अलाउद्दीन ने क्या बोला, आप मुझे सिर्फ क्या पे कर दो, ट्रिब्यूट पे कर दो, है ना, और अपना राज्य चलाते रहो। और इन लोगों ने भी ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर ली, किसकी, अलाउद्दीन की। क्यों कर ली बेटा, क्योंकि इनको इनका अपना किंगडम अभी वापस मिल रहा था। तो जो रूलर्स थे डेक्कन के, उन्होंने एक्नॉलेज की सुप्रीमेसी सुल्तान की, और उन्हें ट्रिब्यूट, हैवी ट्रिब्यूट, एनुअल ट्रिब्यूट देने को भी रेडी हो गए और सबमिशन किया अपनी सुज़ैरनिटी का। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है बच्चा आत्मसमर्पण। तो राजाओं ने आत्मसमर्पण किया। किसका आत्मसमर्पण किया, अपनी सुज़ैरनिटी का। सुज़ैरनिटी मतलब अपना आधिपत्य, इनका जो कंट्रोल था, रूल था, उसका समर्पण कर दिया कि ठीक है भैया, आप हमें राज्य चलाने दो, हम जो आप मांगोगे वो आपको दे देंगे। अब हम देखेंगे बच्चा मंगोल इन्वेजन। देखो मंगोल इन्वेजन एक बहुत बड़ा खतरा था, है ना, पर उस खतरे से भी प्रॉपरली डील किया किसने, अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन जब रूल कर रहे थे तो अलाउद्दीन अकेले, अलाउद्दीन के रीन में 5 बार अटैक किया किसने, मंगोल्स ने। मंगोल्स अटैक्ड इंडिया 5 टाइम ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ अलाउद्दीन रीन। अलाउद्दीन जब रूल कर रहे थे तो कितनी बार अटैक किया मंगोल्स ने, 5 बार, पर सक्सेसफुली रिपल्स्ड बाय अलाउद्दीन। पर इनका बदला, उनका प्रॉपर डट के सामना अलाउद्दीन ने किया। अलाउद्दीन ने बहुत सारी स्टेप्स ली स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाने की, है ना, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाने का काम किया अलाउद्दीन ने, क्योंकि उसको अपने आप को सेफ रखना था, दिल्ली को सेफ रखना था मंगोल रेड से, मंगोल इन्वेजन से। टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल रेड, मंगोल जो रेड करते थे उनके इन्वेजन से अपने एम्पायर को सेफ रखने के लिए प्रॉपर स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस रेडी किया अलाउद्दीन ने। क्या क्या किया, जितने भी फोर्ट थे मंगोल अटैक के रूट पे, जिस रास्ते से मंगोल आते थे और उस रास्ते पे जितने भी फोर्ट थे उनको पूरी तरह रिपेयर करवाया। एंड द फ्रंटियर प्रोविंसेस वर प्लेस्ड अंडर बेस्ट जनरल, और जितने भी फ्रंटियर प्रोविंसेस थे, मतलब जो भी रास्ते में आने वाले जो भी प्रोविंसेस थे, उनके ऊपर सबसे बेस्ट चुने हुए अच्छे जनरल्स को रख दिया। आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया और स्ट्रेंथन किया और मजबूती दी। मजबूती कैसे दी बच्चा, अच्छे एबल्ड बॉडीड मैन को ये आर्मी में रखा, उनको अच्छे मस्केट्स दिए, अच्छे जो भी कुछ वेपन्स थे वो सारी अच्छी क्वालिटी के किसको दे दिए, आर्मी को दिया, और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको रीऑर्गेनाइज किया, स्ट्रेंथन किया। मंगोल लीडर वर कैप्चर्ड एंड ट्रैम्पल टू डेथ बाय एलिफेंट। मंगोल लीडर्स को कैप्चर करने के बाद उन्हें, मतलब हाथी से उनके सर को कुचलवा दिया, ठीक है, मंगोल के लीडर को कैप्चर किया और हाथियों से उनके सर को कुचलवा दिया, मतलब पूरी तरह चटनी बना दी उनकी। इसके बाद क्या हुआ बेटा, कुछ मंगोल्स थे जिन्होंने, जलालुद्दीन जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस कर लिया था, है ना, मतलब इस्लाम को अपना लिया था और दिल्ली में आके शांति से रह रहे थे। पर अलाउद्दीन को ये पसंद नहीं था, उनको ऐसे लग रहा था कि हो सकता है जब मंगोलियन इन्वेजन हो तो ये जो मंगोल्स हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, किसके टाइम से रह रहे हैं, जलालुद्दीन के टाइम से रह रहे हैं, ये किसको सपोर्ट करने लगे, मंगोल्स को सपोर्ट करने लगे। इसीलिए अलाउद्दीन ने उन्हें मरवा दिया, भी बहुत बुरे तरीके से। मसाकर का मीनिंग होता है एक साथ बहुत सारे लोगों को मरवा देना, मर्सीलेसली मतलब बुरे तरीके से बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। कौन से बहुत सारे, वो मंगोल जो जलालुद्दीन के टाइम से दिल्ली में रह रहे थे और इस्लाम को अपना लिए थे। मेजर्स अगेंस्ट नॉवेल्स, बेटा अलाउद्दीन को कंटिन्यू सीरीज में रिबेलियंस का सामना करना पड़ रहा था। कभी कोई नॉवेल उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता, कभी कोई उसका रिलेटिव उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता। उसने बहुत सारे तरीकों से जितना भी रिबेलियन हो रहा था उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की।
जो नॉवेल्स थे कर दिया, नॉवेल्स को बिल्कुल मना कर दिया कि आप इंटर मैरी नहीं करोगे विदाउट हिज परमिशन। देखो जैसे एक एक्स नॉवेल है, उसकी एक डॉटर है, वाई नॉवल का एक सन है। अगर ये आपस में रिश्ता बना लेते हैं, शादियां करा देते हैं, तो इन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा, है ना। तो इससे किसको खतरा होगा बच्चा? अलाउद्दीन को। तो अलाउद्दीन ने बोल दिया कि इंटर मैरी अलाउ नहीं है, आप आपस में शादियां नहीं कर सकते, और अगर करना भी है तो मेरी एक बार परमिशन ज़रूर ले लेना। नॉवेल्स पहले आपस में मिलके खूब पार्टी करते थे, तो आप अलाउद्दीन ने बोल दिया कि आप लोग कोई पार्टी नहीं कर सकते मेरी कंसेंट के बिना, है ना। पहले मुझसे परमिशन लो, मुझसे कंसेंट लो, तभी आपकी पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे। क्योंकि ये लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते टाइम बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी रचते थे, षड्यंत्र करते थे, तो इसीलिए उसने मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको पार्टी करने की, करोगे तो मेरी परमिशन से करना। तो जो नॉवेल्स थे उन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती कि वो आपस में कभी इंटरेक्ट कर पाते एक दूसरे से और कंस्पायर कर पाते अगेंस्ट अलाउद्दीन। कॉन्स्पिरेंसी मतलब षड्यंत्र, एक बहुत ही भयंकर। आज का मोसाद भी ऐसा नहीं काम कर रहा होगा। मोसाद क्या है? स्पाई एजेंसी ऑफ इसराइल, है ना, जैसी हमारी रॉ है। और एक था टाइगर, या टाइगर जिंदा है में देखा होगा ना आपने। तो ना ही तो मोसाद वैसे काम कर सकती है, ना ही तो रॉ वैसे काम कर सकती है। इससे भी भयंकर एलॉबरेट एफिशिएंट स्पाई सिस्टम डेवलप कर रखा था अलाउद्दीन ने, है ना। नॉवेल्स फ्रीली कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते थे। Everything they did in public places as well as in their home was promptly reported to सुल्तान। हर एक नॉवल कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, घर में क्या कर रहा है, इन सब की रिपोर्ट सुल्तान को मिलती थी। जितनी भी फ्यूडल लैंड्स थी जो पहले फ्यूडलिज्म के थ्रू दी गई थी, उसको वापस कन्फिस्केट कर लिया गया था। वापस से ग्रांट दी गई लोगों को, फ्रेश ग्रांट, मतलब तुम सबसे ले ली और वापस से अलाउद्दीन ने अपने हिसाब से फिर ग्रांट दी। बट द न्यू लैंड होल्डर्स वर नो लॉन्गर द ऑनर ऑफ द लैंड। पर जो नए लैंड होल्डर्स थे उनको बोल दिया तुम इस ज़मीन के ऑनर नहीं हो। विच वर दे वर ओनली एंटाइटल्ड टू पार्ट ऑफ रेवेन्यू। तुम्हें देखो, तुम इस ज़मीन के ऑनर नहीं हो। अलाउद्दीन ने क्या बोला, जो पहले हो गया वो सिस्टम खत्म, अब तुम्हें जो हम लैंड होल्डिंग दे रहे हैं या जो ग्रांट दे रहे हैं उसके तुम ऑनर नहीं हो, बस तुम्हें रेवेन्यू का कुछ पार्ट मिल जाएगा, और वो भी फिक्स कौन करूँगा? मैं। आप जिस ज़मीन, पहले क्या होता था बच्चा कि जैसे ये इतनी ज़मीन मैंने ए को दे दी, तो ए क्या बन जाएगा? इसका ऑनर। वो इससे टैक्स कलेक्ट करेगा, टैक्स राजा को देगा, कुछ पार्ट अपने लिए बचा लेगा। लगभग ये ऑनर की तरह होता था। पर अब अलाउद्दीन ने क्या बोला कि आप ऑनर तो बिल्कुल नहीं, आप टैक्स कलेक्ट करो और जितना मैं चाहूँगा उतना ही तुम रखोगे, बाकी सारा मुझे दे दो। दे कुड नॉट लेवाई एडिशनल टैक्सेस ऑन द पीजेंट। और ये भी इंश्योर किया कि भैया ऐसा ना हो कि ये 10% कलेक्ट करके तो मुझे दे दे और बाकी फिर 5% कलेक्ट कर ले पीजेंट से। तो इसको भी इंश्योर किया कि आप किसानों से कोई एक्स्ट्रा टैक्स, एडिशनल टैक्स नहीं लोगे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। एक अच्छा राजा को ऐसा करना ही चाहिए। एक अच्छे राजा के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होना चाहिए कि वो आर्मी को टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू अपडेटेड वर्जन्स क्या करता रहे, रीऑर्गेनाइज करता रहे। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का फाउंडेशन रखा। इसके पहले परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आर्मी को बुलाया जाता था, बट इसके पास परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी। द साइज ऑफ स्टैंडिंग आर्मी वॉज ग्रेटली एंड लार्ज। बहुत बड़े पैमाने पे इसने स्टैंडिंग आर्मी रखी। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस। दाग मतलब जो घोड़ा होता था ना बच्चा, उस घोड़े को ये लोग क्या करते थे, एक बहुत ही एक आयरन का ऐसे सील होती थी, उसको गर्म करके इस तरीके से घोड़े के ऊपर लगा दिया जाता था। ये सील रॉयल सील होती थी, मतलब ये उन्हीं घोड़ों के ऊपर लगाई जाएगी जिसको किस में लिया गया, आर्मी में लिया गया या जो राजा के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सील उसकी पहचान होती थी। तो उसने सिस्टम ब्रांडिंग शुरू किया, हॉर्सेस की ब्रांडिंग का शुरू किया। दाग, ये जो सील वाला सिस्टम है दाग ही है। एंड मेंटेनिंग अ डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द शोल्जर। और एक शोल्जर जो रखे गए, जितने भी सैनिक रखे गए, उनके चेहरे का एक रिकॉर्ड भी रखता था। मतलब हमने वो एक रफ स्केच बना के रख लेना कि भैया ये हमारा शोल्जर है। स्पाइस वर केप्ट इन एवरी यूनिट ऑफ द आर्मी। आर्मी की हर यूनिट में स्पाइस को रखा गया। स्पाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, याद ही नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, चलो याद आएगा तो बताएंगे।
मतलब जो खुफिया जानकारी लेते हैं ना, जिनका पता भी नहीं होता है कि ये उसका आदमी है और सारी चीज़ें बता देता है। चलो, नॉवेल्स वर नॉट अलाउड टू मेंटेन आर्मी, और हर नॉवल को बोला भैया तुम्हें अपनी आर्मी की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी आर्मी ही देखो। सैलरीज ऑफ द सोल्जर्स पर रिड्यूस्ड एंड फिक्स, सोल्जर्स की सैलरी कम कर दी गई और फिक्स भी कर दी गई, तो इसमें सोल्जर को कोई लॉस नहीं था बच्चा, क्योंकि अब उन्हें फिक्स सैलरी मिलती थी। रेवेन्यू रिफॉर्म में क्या किया भैया, इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना आसान नहीं था, तो पैसा तो चाहिए था, तो सुल्तान को अब चाहिए था लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो अलाउद्दीन ने कुछ रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए। पहला रेवेन्यू रिफॉर्म में जो इम्प्रूवमेंट था वो ये था कि सारी ज़मीनों को मेजर किया, नाप लिया, एंड द शेयर ऑफ द स्टेट वॉज फिक्स्ड, और जो स्टेट मतलब सरकार, मतलब जो राजा था उसके शेयर को फिक्स कर दिया गया कि राजा को इतना तो मिलना ही चाहिए। स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर्स को अपॉइंट किया कि भैया तुम ही जाके टैक्स कलेक्ट करोगे। सुल्तान ने इंक्रीज कर दिया टैक्स को 1/3 टू हाफ ऑफ द हार्वेस्ट, पहले 1/3 टैक्स लिया जाता था, पर अब उसको कितना कर दिया, 1/2, मतलब पहले 33% टैक्स लिया जाता था और अब 50% टैक्स लिया जाने लगा। बहुत बड़ी बात है भैया। इट वॉज टू बी पेड इन कैश, और टैक्स हमेशा किस में पे करोगे, कैश। चलो, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अब बेटा देखो जरा ध्यान से सुनना, जो फार्मर्स थे, फार्मर्स के ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया था, तो वो भी बेचारे लॉस में आ गए थे। जो सोल्जर थे, सोल्जर्स के ऊपर सैलरी कम कर दी गई थी, उनकी सैलरी रिड्यूस कर दी गई थी, तो वो भी लॉस में आ गए थे, तो इन दोनों को कैसे कॉम्पनसेट करते, तो ये दोनों भी खुश हो जाएं, इन्हें ये ना लगे कि यार भैया मेरे ऊपर हैवी टैक्स लगा लिया, मैं लॉस में हूँ, सोल्जर बोले मेरी सैलरी कम कर दी, मैं लॉस में हूँ, तो इन दोनों को खुश करने के लिए उसने एक स्ट्रिक्ट मार्केट पॉलिसी एडॉप्ट की। चलो अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। टू कॉम्पनसेट द रिड्यूस सैलरीज ऑफ द सोल्जर्स, जो सोल्जर्स थे मतलब जो सैनिक थे उनकी कम सैलरी को कॉम्पनसेट करने के लिए, जो हैवी टैक्सेस इम्पोज किए थे पीजेंट्स में उसको कॉम्पनसेट करने के लिए प्राइस कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया। किसने, अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने 3 मार्केट्स बनाए। कितने मार्केट्स बच्चा, 3 मार्केट्स बनाए। फर्स्ट मार्केट जो था वो फूड ग्रेन्स के लिए, तो फर्स्ट किसके लिए बनाया उसने, अनाज, दाल, चावल, गेहूं के लिए, ठीक है। सेकेंड बनाया क्लॉथ के लिए और एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए, एक्सपेंसिव आइटम जैसे कि शुगर, ड्राई फ्रूट, तो यहाँ पर शुगर, ड्राई फ्रूट्स भी मिलेंगे। थर्ड बनाया उसने हॉर्स के लिए, स्लेव्स के लिए और कैटल के लिए, अगर आपको गाय बैल बकरी खरीदना बेचना हो, घोड़ा खरीदना बेचना हो, या गुलाम। गुलाम क्या होते थे बच्चा, इंसानों को ही खरीदा और बेचा जाता था, जो बहुत ही पुअर ऑफ द पुअर, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग होते थे, वो खुद बेच जाते थे या उन्हें उनके पड़ोसी, नेबर सब बेच देते थे, और इंसानों को भी खरीदा और बेचा जाता था, गुलाम, स्लेव बोले तो गुलाम। ईच मार्केट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑफिसर, और हर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर होता था और उसे कहा जाता था सहन। क्या बोलते थे बेटा इसको, शहना। जो ऑफिसर होता था, जो मार्केट को देखता था, मतलब जो अधिकारी होता था, जो बाजारों को रेगुलेट करता था, उसे क्या बोलते थे, सहना। ठीक है बात। जो प्राइजेस थे सारी कमोडिटीज़ के वो फिक्स होते थे, है ना, और जितने भी एसेंशियल आइटम्स थे जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, नमक, दाल, चावल, उनके जो प्राइसेस थे उनको लो रखा गया, कम रखा गया। ठीक है बात। पहली बात तो सारी कमोडिटीज़ के प्राइस को फिक्स कर दिया गया और जो एसेंशियल आइटम्स थे उनके प्राइजेस को कम रखा गया। जो मार्केट ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट किया जाता था कि वो स्ट्रिक्ट वॉच रखें प्राइजेस के ऊपर, कि कोई दुकानदार ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइस लेने लगे। एंड द वेट यूज्ड एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ट्रेडर, एक ट्रेडर सारी एक्टिविटीज़ फेयर रख रहा है, नहीं रख रहा है, वेट सिस्टम सही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो वो कुछ चोरी कर रहा हो, प्राइजेस बढ़ा दे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पता चलता कि किसी ने होर्डिंग की है, काला बाजारी कर रहा है, माल बहुत सारा इकट्ठे रख दे रहा है और बोल रहा है माल ख़त्म हो गया, चीटिंग कर रहा हो अगर वो कस्टमर के साथ, भले वो प्राइस को लेके हो या वेट को लेके हो, उस सबको भयंकर तरीके से पनिश किया जाता था। अगर कोई मर्चेंट कमोडिटी को सोल्ड करता, वजन जितना निर्धारित वजन है उससे कम, तो जो अमाउंट होता,
भगवान, जरा ध्यान से सुनो। जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं जो 1 किलो की जगह 900 ग्राम का वो वाट बना लेते हैं, मतलब वेट बना लेते हैं। उसके ऊपर लिखा 1 केजी ही होगा, पर टोटल उसका वजन कितना होगा? 900 ग्राम। अगर ऐसा हुआ, ऐसा कोई मर्चेंट करता पाया गया, तो ये जो 100 ग्राम का डिफरेंस है ना, 1 किलोग्राम में क्या कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। पर यहाँ पर डिफरेंस कितने का निकल रहा है? 100 ग्राम का, है ना। तो इस 100 ग्राम के बराबर उसकी बॉडी से फ्लैश निकाल लिया जाता था, मतलब उसकी चमड़ी खींच ली जाती थी। तो सोचो, कभी क्या आप ऐसा करने का सोचोगे अगर उसकी किंगडम में होगे तो? चलो, आपने 1000 ग्राम मतलब 1 केजी को सिर्फ कितना ही बनाया? 950 बनाया। किसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा, पर पता चल गया तो जब 50 ग्राम आपका मांस निकाला जाएगा, आपका फ्लैश निकाला जाएगा, कट लगाया जाएगा आपकी बॉडी में, तब आपको पता चलेगा कि भैया ये 50 ग्राम कितना होता है। An amount of flesh equivalent to the deficiency in weight was cut off from the body. सोच लो। State warehouse were kept, set up and stocked with food grain. वेयर हाउसेज बनाए गए जहाँ फूड ग्रेन का स्टॉक रखती है। उसे तभी रिलीज किया जाता जब कोई फेमाइन आती, मतलब कोई भुखमरी आ जाती, अकाल पड़ जाता, तभी, या शॉर्टेज के टाइम पे। ये था बेटा इतना बड़ा एम्पायर, दिल्ली सल्तनत। और ये है वो देवगिरी, वरंगल, जिसके ऊपर अटैक तो किया, इन्हें कनकर भी किया, जीत भी लिया। कनकर करना मतलब जीत लिया, पर इन्हें एनेक्स नहीं किया। इनके राजाओं को बोला बस हमारी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लो और राज करते रहो। चलो अब हम देखेंगे आर्ट एंड लर्निंग। तो जो अलाउद्दीन था वो पैट्रन था आर्ट का और लर्निंग का। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है पैट्रन, पैट्रन का मीनिंग होता है, अगर लिटरल हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें तो वो होता है संरक्षक। मतलब आर्ट को, लर्निंग को संरक्षण देने का काम करते थे अलाउद्दीन। और अगर नहीं समझ में आता संरक्षण का मतलब, तो समझो वो व्यक्ति जो आर्ट को, लर्निंग को, म्यूज़िक को बढ़ावा देने के लिए उन लोगों को पैसा दे, उन्हें ग्रांट दे, उसको बोलते हैं पैट्रन। ठीक हुई बात। तो अलाउद्दीन पैट्रन था आर्ट का और लर्निंग का, है ना। आर्ट मतलब होता है कला, लर्निंग मतलब सीखना। तो जो अमीर खुसरो थे वो एक फेमस पर्शियन पोएट थे, जो किसके कोर्ट में रहते थे? अलाउद्दीन के कोर्ट में थे। अमीर खुसरो किसके कोर्ट में थे? अलाउद्दीन के कोर्ट में थे। अलाउद्दीन कीन इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर, अलाउद्दीन का आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है। आर्किटेक्चर इज क्लियर एंड द लार्ज एंड इम्पोजिंग मोन्यूमेंट्स बिल्ट ड्यूरिंग हिज रीन, और जब ये रूल कर रहे थे तो बड़े बड़े आर्किटेक्चर बने भी। अलाई दरवाजा built as the entrance door of कुतुब, अलाई दरवाज़ा बनवाने का काम किसने किया? अलाउद्दीन ने बनाया। जो एंट्रेंस डोर बना कुतुब का, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पेसिमेन ऑफ खिलजी आर्किटेक्चर। तो अगर आपको देखना है कि उसका आर्किटेक्चर कितना अच्छा था तो किसको देखो? अलाई दरवाज़ा को देखो। अलाई दरवाज़ा क्या है? एंट्रेंस डोर है। किसका एंट्रेंस डोर है? कुतुब मीनार का, है ना। चलो उसके बाद अलाउद्दीन ने मदरसे बनवाए। कहाँ पर? कुतुब कॉम्प्लेक्स में, कुतुब मीनार के अंदर मदरसे बनाए जहाँ पर बच्चों को पर्शियन सिखाई जाती थी, है ना। ही बिल्ड पैलेसेस एंड मॉस्क्यूज, उसने बड़े बड़े महल भी बनाए, मस्जिद भी बनाई। द सिरी फोर्ट, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स वर बिल्ड बाय हिम, सिरी का फोर्ट बनवाया। हाँ, पैलेस ऑफ 1000 फोर्ट इसी ने बनवाए। ये है अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार का एंट्रेंस है। अलाउद्दीन की डेथ होती है बच्चा 1316 में। अलाउद्दीन की डेथ कब होती है? 1316 में। इसकी डेथ होती है, उसके बाद एक पॉलिटिकल टर्मोइल वाली सिचुएशन आ जाती है। इसके जो सक्सेसर होते हैं वो इतने बड़े किंगडम को इफ़ेक्टिवली रूल नहीं कर पाते हैं। देखो ऐसा नहीं होता बच्चा कि जैसे पापा हो सेम टू सेम बच्चा भी हो, बच्चा कई बार अलग निकल जाता है। तो जो इसके सक्सेसर थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, किंगडम को प्रॉपर्ली संभाल नहीं पा रहे थे। 1320 में जो लास्ट खिलजी रूलर था उसे मार दिया गया था, है ना। चलो तो यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 से हम स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी।